एक राष्ट्र एक चुनाव, ये सिर्फ एक नारा नहीं है, बल्कि एक ऐसा आइडिया है जो भारत के लोकतंत्र को पूरी तरह से बदल सकता है। पर सवाल ये है कि क्या ये बदलाव बेहतर होगा या फिर ये एक ऐसी पहेली है जिसे सुलझाना बहुत मुश्किल है। चलिए आज इसी बड़े और ज़रूरी सवाल की हर परत को खोलकर देखते हैं। जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक राष्ट्र एक चुनाव पर। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में आजकल खूब चर्चा हो रही है और इसमें हमारे देश के पूरे चुनावी नक्शे को बदलने की क्षमता है। तो देखिए हम इसे कैसे समझेंगे। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि बार बार चुनाव होने से आखिर दिक्कत क्या है। फिर हम देखेंगे कि हमारा संविधान इस बड़े बदलाव के बारे में क्या कहता है। इसके बाद इसे लागू करने के जो 3 रास्ते सुझाए गए हैं उन पर नजर डालेंगे। फिर आएगी असली बहस, यानी इसके फायदे और नुकसान क्या हैं। और आखिर में हम ये समझेंगे कि अगर इसे लागू करना है तो आगे की राह कितनी मुश्किल है। तो सबसे पहला सवाल, आखिर ये पूरी बहस शुरू ही क्यों हुई? मतलब अचानक से वन नेशन वन इलेक्शन की बात इतनी जोर शोर से क्यों होने लगी है? इसके पीछे वजह क्या है? इसकी एक बहुत बड़ी वजह है ये आंकड़ा जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, 60,000 करोड़ रुपए। जी हाँ, 2019 में देश के सारे चुनाव कराने का अनुमानित खर्च इतना ज्यादा था। एक पल के लिए सोचिए, इतनी बड़ी रकम से देश में कितने स्कूल, अस्पताल और सड़कें बन सकती थीं। पैसा एक बहुत बड़ा फैक्टर है। लेकिन बात सिर्फ पैसों की नहीं है। असली प्रॉब्लम है कि हमारा देश लगभग हमेशा ही इलेक्शन मोड में रहता है। हर साल औसतन 6 से 7 राज्यों में चुनाव होते हैं और इसका असर क्या होता है? बार बार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी आचार संहिता लग जाती है, जिससे सारे सरकारी काम ठप पड़ जाते हैं। हमारी पुलिस, हमारे सुरक्षा बल, सरकारी कर्मचारी सब चुनावी ड्यूटी में लग जाते हैं और नतीजा, गवर्नेंस पीछे छूट जाती है और फोकस सिर्फ चुनाव पर रह जाता है। ठीक है, तो प्रॉब्लम तो समझ आ गई, पर अब सवाल ये उठता है कि क्या इतना बड़ा बदलाव करना कानूनी तौर पर मुमकिन भी है? क्या हमारा संविधान इसकी इजाजत देता है? चलिए इसकी पड़ताल करते हैं। और इसका जवाब हमें मिलता है हमारे संविधान के आर्टिकल 368 में। ये आर्टिकल हमारी संसद को ये ताकत देता है कि वो संविधान में बदलाव कर सके, मतलब संशोधन कर सके। और ये कोई नई बात नहीं है। आपको याद होगा, पहले लोकसभा का कार्यकाल 6 साल का हुआ करता था, जिसे इसी आर्टिकल का इस्तेमाल करके 5 साल किया गया। तो कहने का मतलब ये है कि सदनों का कार्यकाल बदलना संभव तो है। लेकिन यहीं पर असली पेंच है। क्या इसके लिए राज्यों की सहमति जरूरी है? लॉ कमीशन का मानना है कि ये तो बस चुनावी कैलेंडर में बदलाव है, इससे देश के संघीय ढांचे पर कोई असर नहीं पड़ता, इसलिए राज्यों से पूछने की जरूरत नहीं। पर दूसरी तरफ जो लोग इसकी आलोचना करते हैं, उनका तर्क है कि भाई जब आप किसी राज्य की विधानसभा का कार्यकाल कम या ज्यादा कर रहे हैं तो आप सीधे सीधे उनके अधिकारों में दखल दे रहे हैं और ऐसे में उनकी सहमति लेना तो बनता है। अच्छा, चलिए 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि कानूनी रास्ता साफ हो गया और इसे लागू करने का फैसला हो भी गया। तो सवाल ये है कि जमीन पर इसे लागू कैसे किया जाएगा? इसके लिए 3 अलग अलग मॉडल या कह सकते हैं कि रास्ते सुझाए गए हैं। तो इसके 3 तरीके हो सकते हैं। पहला मॉडल है एक झटके में सब कुछ, मतलब एक फिक्स्ड साल, मान लीजिए 2029 तय कर लिया और उसी साल लोकसभा और देश की सभी विधानसभाओं के चुनाव एक साथ करा दिए। दूसरा मॉडल थोड़ा अलग है। इसमें राज्यों को 2 ग्रुप में बांट दिया जाएगा। आधे राज्यों के चुनाव लोकसभा के साथ होंगे और बाकी आधे राज्यों के ठीक 2.5 साल बाद। और तीसरा मॉडल है धीरे धीरे और आराम से, मतलब अगले 10-15 साल लगाकर धीरे धीरे सभी राज्यों के चुनावों को लोकसभा चुनाव के साथ एक लाइन में लाना। और बस यहीं से इस पूरे मुद्दे की सबसे बड़ी और सबसे जरूरी बहस शुरू होती है। एक तरफ है प्रशासनिक कुशलता और बचत, तो दूसरी तरफ है हमारे देश का संघीय ढांचा और राज्यों के अधिकार। चलिए दोनों तरफ के तर्कों को अच्छे से समझते हैं। देखिए, जो लोग इसके सपोर्ट में हैं वो कहते हैं कि इससे चुनावों का भारी भरकम खर्चा बचेगा, सरकारों को काम करने के लिए पूरे 5 साल मिलेंगे और सरकारी मशीनरी भी गवर्नेंस पर फोकस कर पाएगी। लेकिन जो लोग इसके खिलाफ हैं उनका डर भी जायज़ है। उन्हें लगता है कि इससे राज्यों की अपनी पहचान और उनके मुद्दे राष्ट्रीय मुद्दों के शोर में दब जाएंगे। छोटी क्षेत्रीय पार्टियों का वजूद खतरे में पड़ सकता है और सारी की सारी ताकत दिल्ली यानी केंद्र के पास आ जाएगी। इस पूरी बहस का जो निचोड़ है वो इस एक लाइन में छिपा है। लक्ष्य ये है कि हमारा लोकतंत्र चुनाव केंद्रित यानी इलेक्शन सेंट्रिक होने के बजाय शासन केंद्रित यानी गवर्नेंस सेंट्रिक बने।
मतलब पूरा ध्यान सिर्फ चुनाव जीतने हारने पर ना हो, बल्कि देश चलाने और विकास करने पर हो। तो सुनने में तो ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन सवाल ये है कि इसे हकीकत में बदलना कितना मुश्किल है। इसे लागू करने की राह में आखिर कौन-कौन सी बड़ी चुनौतियां खड़ी हैं? सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती तो है लॉजिस्टिक्स की। अब देखिए, अगर पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने हैं तो हमें करीब-करीब 30 लाख ईवीएम मशीनें चाहिए होंगी। और अभी हमारे पास कितनी है? सिर्फ 11 लाख के आसपास। मतलब हमें लगभग 3 गुना ज्यादा मशीनें चाहिए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और यकीन मानिए, ईवीएम की चुनौती तो बस शुरुआत है। इसके लिए सबसे पहले तो सभी राजनीतिक पार्टियों के बीच आम सहमति बनानी होगी, जो कि बहुत मुश्किल काम है। फिर संविधान में कई बड़े-बड़े बदलाव करने पड़ेंगे। और सबसे जरूरी, सभी राज्यों का भरोसा जीतना होगा और उन्हें साथ लेकर चलना होगा। ये वाकई एक बहुत ही लंबा और जटिल सफर होने वाला है। तो आखिर में हम फिर से उसी सवाल पर आकर खड़े हो जाते हैं। क्या एक राष्ट्र एक चुनाव हमारे लोकतंत्र को ज्यादा कुशल और प्रभावी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है, या फिर यह हमारी विविधता और हमारे संघीय ढांचे के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है? इसका जवाब किसी एक हाँ या ना में नहीं है, और इस पर हम सबको बहुत गहराई से सोचने की जरूरत है। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं।